हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोलराइड के उपयोग पढ़े थे, कहां कहां उसका उपयोग कर सकते हैं। फोटोग्राफी में उसका उपयोग कर सकते हैं, विंड स्क्रीन में हम उनका उपयोग करते हैं। साथ में ये भी देखा था कि अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ रही होती चकाचौंध को बचाने के लिए हम लोग हेडलाइट्स में उसका यूज करते हैं। तो अगर पोलराइड का प्रयोग किया जाता है तो जो भी अदर कंपन जो चकाचौंध उत्पन्न कर रहे होते हैं उनको निरस्त कर देता है, जिससे हमारी चकाचौंध कम होने से, दुर्घटना होने से बच जाती है। आज की क्लास में हम लोग विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण के ऊपर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे के लिए फार्मूला भी हम लोगों ने बनाया था। फार्मूला क्या था याद होगा, ये पहले टाइप की कैटेगरी होती है, टाइप फर्स्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कभी भी बताना हो तीव्रताओं का अनुपात दिया है ना, तो I1 डिवाइडेड बाई में I2 दे रखा है, किसके बराबर, 1/9 के बराबर है। याद होगा I मैक्सिमम फार्मूला, अगर याद हो तो, नहीं क्लास देखी तो देखो वहां से, I मिनिमम अधिकतम तथा महत्तम का जो रेशियो निकल के आता था वो क्या होता था, I1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर I2 डिवाइडेड बाई में, यहां लिखते थे I1 डिफरेंस I1 डिफरेंस यहां पर लिखते थे I2 और इसका लिखा जाता था होल ऑफ स्क्वायर। लिख दो I1 की वैल्यू कितनी, तो 1 रखेंगे, प्लस यहां पर रख देंगे 3 ऐसा, और यहां रख देंगे 1 और यहां पर माइनस ऑफ 3 क्यों, 9 होगा तब 3 बाहर आएगा, तो रख दो यहां पर 9, यहां पर 9 होल स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर बन जाएगा 4 और यहां पर बन जाएगा 3, तो 2 बनेगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखो 2 4 बन जाएगा, तो यहां बनेगा 4 डिवाइडेड बाई में 1 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4:1। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही आयाम पूछा होता तो आयाम के लिए भी हम लगा लेते इसे, कैसे, I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू, पढ़ा था ये क्या होता है, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई में A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब कभी भी आयाम में दिया हो तो इस तरह से निकालेंगे, तीव्रता दी गई होगी इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात फिर से दिया गया, देखो तो यहां पर I1 डिवाइडेड बाई में क्या दिया गया है, I2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई में 16 दिया है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताओ। फिर से वही बताना है, तो I मैक्स बताओ डिवाइडेड बाय में I मिनिमम बताओ। ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर देते हैं। I1 लिखा जाएगा तो 25 प्लस यहां पर 16 लिखेंगे, 25 लिखेंगे माइनस 16 लिखेंगे देखो, और होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, यहां पर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, 9/1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 81/1 लिख सकते हैं। तो 81:1 आ जाएगा, ये 81:1 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आयाम पूछा होता तो आयाम भी निकाल सकते थे। अगला दिया गया, समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं दे रखी हैं, अध्यारोपित की जाती, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो, तो कह रहे हैं उस बिंदु पर तरंगों के मध्य कालांतर बताओ। तो फार्मूला याद होगा अधिकतम तीव्रता का, या I का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर I1 इंटू I2 इंटू में क्या लिखते थे, cos phi लिखा जाता था। यहां वैल्यू रख दो, I कितना निकल के आ रहा, 7I0 के बराबर है। यहां I1 की वैल्यू I0 के बराबर है और 9I0 हो गया ये, प्लस 2 यहां पर यहां I0 लिखेंगे, इंटू में 9I0 लिखा जाएगा, बाहर लिखेंगे cos phi। सॉल्व कर दो इसे, I0 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 7 प्लस 1 प्लस 9 बन जाएगा, प्लस 2 बनेगा, और यहां पर देखो I0 तो कैंसिल हो गया, 3 2 6 बन जाएगा, तो इसे 6 लिख लेते हैं, तो ये बनेगा 6 cos ऑफ phi बन जाएगा। यहां पर वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये 7 लिखा गया है तो इसे लिख दो 7 माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 cos ऑफ phi। इधर क्या लिख सकते हैं, 10 बन जाएगा तो माइनस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 6 cos ऑफ phi लिखेंगे
तो यहां से cos फाई की वैल्यू देखो क्या निकल के आ रही, माइनस हाफ, और cos में माइनस हाफ किसका मान होता है, तो 120 डिग्री का होता है 2π/3 का। तो यहां से निकाल लो फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2π/3 निकल के आएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये 2π/3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खुद से ट्राई करना हो, क्लास को पॉज करो, ट्राई करो और उसके आंसर चेक करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यंग के प्रयोग में, यहां पर टाइप 2 है, टाइप 2 यंग का प्रयोग पूछा जाएगा कि यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.0 है, तो दो स्लेटों के बीच की जो दूरी होती वो d होती ना, वो दे रखा है 0.03 और ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर, 2 और 2 4 माइनस 4 मीटर बन जाएगा। पर्दा रखा गया है तो कैपिटल डी होता है, वो कितने पर है, 1.5 मीटर पर रखा गया है। चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो हमें दे रखा है y कौन सा 4, किसका दे रखा है, दीप्त का, और ये किसके बराबर दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर के बराबर दे रखा है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। कह रहे तरंग धैर्य बताओ, तो फार्मूला लगा लो ना दीप्त का, याद होगा y दीप्त का जो लिखा जाता वो क्या लिखते थे, n d लैम्डा बटा d लिखा जाता था। इसमें 4 रख दो और सॉल्व कर दो, तो ये दूरी कितनी निकल के आएगी, तो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 इंटू डी, कैपिटल डी क्या है 1.5 कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में स्मॉल डी, तो वो दिया गया 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। सॉल्व कर देते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -2, ये 4 इधर भेज दो तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर लिखेंगे तो 4 इंटू, या ऐसे लिख दो, ये 6 बन जाएगा, इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई में 3 बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा बन जाएगा। अब सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो, रिजल्ट निकल आएगा यहां से, तो ये निकल के आएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 और 2 6 बन जाएंगे, तो 10 टू द पावर ऑफ -6 बन जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा हाफ ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -6 बनेगा। हमें बनाना कितना है, तो बनाना है एंगस्ट्रॉम में, ये तो मीटर में निकल के आएगा। एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमें चाहिए होगा हाफ, यहां पर बनाना है 10 टू द पावर ऑफ -6 है, ठीक है। तो -6 है तो एक काम करो, माइनस करवा दो यहां पर 4 और यहां पर माइनस करवा दो 4, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, ये 4 चला जाएगा यहां तो बन जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 बन जाएगा। सॉल्व कर दो 255,000 एंगस्ट्रॉम में, ये हमारे पास लैम्डा निकल के आ जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया टाइप 2। दीप्त के लिए फार्मूला लगाओ, जो दिया गया उसको इक्वेट करवा लो, आंसर निकाल लो सॉल्व करके, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी, फिर से स्मॉल डी दे रखा है, लिख लेते हैं स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है 3 मिलीमीटर है, बदल लो इसी समय इतना। उस पर जो लैम्डा गिर रहा वो कितना है, देखो 6 × 10 की घात कितना लिख सकते हैं 3 है, तो -7 मीटर लिख लो। उसके बाद में तरंग धैर्य का गिरता है स्लेटों किससे, इतनी दूरी पर पर्दा है, तो पर्दा 1 मीटर की दूरी पर है, फ्रिंज बनती है। कह रहे फ्रिंज चौड़ाई बताओ, बीटा होती थी या बोर्ड में लिखा जाता है W से, तो फार्मूला क्या होता है d लैम्डा बटा d। सॉल्व कर दो इसे, तो d की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 6 × 10 की घात -7 है और d की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की घात -3। सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 बनेगा, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 मिलीमीटर लिख सकते हैं, सही है, ये आ गया। अब उसके बाद में क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त की दूरी बताओ, तो y बताना है दीप्त का, कौन सा वाला बताना है, तो बताना है तीसरा, तो यहां लिखेंगे 3 d लैम्डा बटा d। सॉल्व कर दो, 3 यहां लिखा गया है, d लैम्डा बटा d क्या है, ये बीटा ही तो होता है, तो यहां लिखोगे 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई 0.2, तो 0.6 मिलीमीटर निकल के आएगा। सॉल्व कर दो, ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जो ये रिजल्ट लिखा गया है, यहां ये वाला
ये क्या है, ये बीटा ही तो है, और बीटा की वैल्यू निकाल लिया 0.2, तो 3 से मल्टीप्लाई कराना था, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग के प्रयोग में इतने तरंग दैर्घ्य प्रयोग की जाती है, तो लैम्डा दिया गया कितना, 4×10⁻⁷ मीटर। डी कितना दे रखा है, तो डी की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, और फ्रिंजो मतलब पर्दे से दूरी इतनी चौड़ाई की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यंग के प्रयोग में इतने का प्रकाश प्रयोग करने पर 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर 0.6 मीटर चौड़ाई की दीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, तो चौड़ाई का मतलब ये बीटा दे रखा है कितना, 0.6 मिलीमीटर, तो -3 लिखोगे, तो इसे लिखेंगे 6×10⁻⁴ मीटर। ठीक है, कह रहे हैं पूरा अपवर्तनांक द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखो यहां पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ये टाइप 3 है, और टाइप 3 में क्या पूछा गया है, जब भी किसी उपकरण को मतलब जो भी ये यंग का रेखाचित्र प्रयोग है, इसे अगर द्रव में डुबो दिया जाता, उस केस में लैम्डा बदल जाता है, वो क्या होता है, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू लिखा जाता है। ये फार्मूला याद रखेंगे। तो बीटा ये इतना दिया गया है, और बीटा जो बदल जाएगा वो कितना होगा, तो यहां से लिख दो ना, नया, या हिंदी में लिखो नई फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। नई फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं वो बीटा डैश है, तो ये लिखी जाएगी बीटा डिवाइडेड बाय म्यू, क्योंकि लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू हो गया है। तो बीटा की वैल्यू थी 6×10, या ऐसे ना लिखो, डायरेक्ट लिखो यहां से। ये क्या दिया गया है, 0.6 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। सॉल्व कर दो, देखो 6 और यहां पर आ जाएगा 15 मिलीमीटर बनेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 बन जाएगा मिलीमीटर, ये 0.4 मिलीमीटर बन जाएगा। तो इसमें जो ये डाटा दिया था ना, ये डाटा, इसका कोई यूज नहीं था, इसका कोई यूज नहीं था, नो यूज। जब भी कभी किसी भी द्रव में डुबाया जाएगा, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग को, पूरे सेटअप को डुबा दिया जाए, तो उस केस में फ्रिंज चौड़ाई पहले जो थी उसकी 1/μ टाइम्स हो जाती है, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में स्रोत से पर्दे की दूरी, तो कैपिटल डी होती है, कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। तरंग दैर्घ्य जो प्रयोग की जाती वो कितनी है, तो 6×10⁻⁷ मीटर। बदल लेते हैं एंगस्ट्रॉम्स मीटर में। दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी दे रखी है, तो दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी डी होती स्मॉल में, तो इसे लिखेंगे 15। देखो 15 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि 2 मीटर सेंटीमीटर का होगा, 2 पॉइंट यहां और है। फ्रिंज चौड़ाई बताओ, बता दो। बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डी लैम्डा बटा डी लिखते हैं, और डी की वैल्यू कितनी है, तो 1.5 है। लैम्डा दिया गया 6×10⁻⁷, और डिवाइडेड बाय में डी क्या है, तो ये है 15×10⁻⁴। सॉल्व कर दो, ये बन जाएगा 9 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय में यहां 15 बनेगा। क्या लिख सकते हैं, 0.6 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा बीटा, देखो कैसे, 15 छक्का 90, 0.06 बनेगा, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक तो है, हाँ सेंटीमीटर में दिया गया, 0.06 लिख लेंगे, ये मिलीमीटर में आया। फिर कह रहे हैं कि अगला पॉइंट है, यदि स्रोत से पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो कह रहे हैं फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, तो देखो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बीटा लिखो क्या होता है, डी। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो 2d लिख लो, ठीक है। लैम्डा तो कुछ किया नहीं जा रहा, लैम्डा लैम्डा ही है। स्लिटों के पर्दे, स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो d/2 कर दी जाए। सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 4, यहां बनेगा d लैम्डा बटा d। तो ये क्या निकल के आया, वो तो निकल के आया 0.6, तो 4 × 0.6, तो 6 चौक 24, 0.24 मिलीमीटर निकल के आएगा। और अगर लिखना हो तो सेंटीमीटर में लिख लो, इसी तरह से जैसे भी लिखा गया, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में इस तरह से आंसर लिखे जाएंगे। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि दूरी आधी कर दी जाए, दूरी कम ज्यादा कर दी जाए, तो ये टाइप अगला हो जाता है, टाइप 4। आगे बात करते हैं इसके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में किसी बिंदु पर λ1 के लिए 10वीं दीप्त फ्रिंज को प्रेक्षित किया गया, तो लैम्डा को बदल दिया जाए तो कौन सा क्रम दिखाई देगा, ये होता है टाइप 5। टाइप 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो जब भी अभी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हो तो यहां पर फार्मूला लगा लो, n1 λ1 = n2 λ2 बनाया जाता है।
कैसे, देखो बात करें यहां पर कि जो y लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, एन डी लैम्डा बटा डी लिखा जाता है, लिखते हैं ऐसा। तो अगर ये n लिखा गया तो कोई होगा, नंबर होगा जो 10वीं दीप्त फ्रिंज प्रेक्षित की जाती है। तो अगर यहां पर 10वीं दीप्त फ्रिंज प्रेक्षित की जाती है, यहां पर लैम्डा कुछ है, तो d और ये तो बदल नहीं रहे होते हैं, बदलेंगे नहीं। तो अगर ये दोनों बदलेंगे नहीं, वहीं पर हमें प्रेक्षित करना है, तो कौन सा प्रेक्षित होगा, तो उस केस में देखो n और लैम्डा ही तो है, इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट रखना, तो वही है n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 होगा। तो इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यहां पर लिख देते हैं लैम्डा 1 क्या दिया गया है, तो ये फार्मूला यूज करना है हमें। यहां पर अगर वैल्यू लिखेंगे तो n1 की वैल्यू 10 दे रखी है, n2 की वैल्यू हमें पता करनी है, लैम्डा 1 हमें दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 कितना दिया गया है 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा। अगला टाइप हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 1 मीटर, व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती जब व्यतिकरण करने वाली किसी एक प्रकाश पुंज के मार्ग में, अब ये आया प्रकाश पुंज के मार्ग में कुछ रखा गया है यहां पर, तो क्या रखा गया, तो म्यू लिख देते हैं, ये कितना दिया गया 1.56। अपवर्तनांक की कांच की एक पट्टिका रख दी जाती तो केंद्रीय फ्रिंज 12 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है, विस्थापन वो कितना दिया गया है 12 मिलीमीटर। तो 12 मिलीमीटर का मतलब 12 × 10 की घात -3 ही तो होता है, ठीक है। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखा है, कितना है 0.5 मिलीमीटर, ना लिखो ऐसे, 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर लिखो। तो कह रहे हैं प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए, यहां पर प्लेट की मोटाई है, प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो प्लेट की मोटाई क्या निकल के आएगी, अगर यहां फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होता था, म्यू -1 × t आता था ये पथांतर, और इसको किसके बराबर कर देते थे d sin थीटा। तो d तो ठीक है, sin थीटा को लिख दो y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। यहां से y की वैल्यू दे रखी, विस्थापन कितना दिया गया है, t निकालना है, निकाल लो t कितना आएगा t, तो स्मॉल t इज इक्वल टू स्मॉल d y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D इंटू म्यू -1, वैल्यू पुट कर दो, d कितना है, तो वो है 5 × 10⁻⁻⁴, y कितना है, तो 12 दिया गया है, तो इसे लिख देते हैं 12 × 10 की घात -3 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और म्यू -1 क्या लिखेंगे, तो 0.56 लिखेंगे। सॉल्व कर देना है, तो यहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो निकल के आ जाएगी 10.7 × 10⁻⁻6 मीटर, इतनी लिख सकते हैं। या और लगा के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं t = 10.7 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, यहां प्रकाशिक पथ जब पढ़ाया था, अगर क्लास नहीं दिखी तो वहां से देखो, प्रकाशिक पथ था, उसमें पथांतर निकल के आता था म्यू -1 × t d लैम्डा बाई डी के कर दो, या d sin थीटा के बराबर कर दो, थीटा होता था tan थीटा के बराबर, तब y बटा d लिख लेते थे। तो ये अगला टाइप हो गया यहां पर टाइप 6, ये क्या होगा, अगला टाइप हो गया टाइप 6 हो गया। इस तरह से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक छिद्र से निकलने वाले प्रकाश के मार्ग में देखो दो अलग अलग केस में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये टाइप अलग है, ये टाइप 7 है, 6 हो गया तो 7 है, इधर 6 था, ये 6 था तो ये 7 है, ठीक है। टी दे रखा कितना 4.8 दे रखा है, और इसे ऐसे ना लिखो, 4.8 लिख दो इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर लिख देते हैं। सीट रख दी जाती तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 30वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति में तो y किसके बराबर है 30 × d लैम्डा बटा d के बराबर है, ठीक है। एक काम करो, यहां से t दिया गया y दिया गया, एक काम ये कर सकते हैं, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, उस सीट के अपवर्तनांक की। तो क्या होगा म्यू -1 × t बराबर क्या लिखा जाता है स्मॉल d इंटू में क्या लिखते हैं y बटा कैपिटल D, ऐसा लिखा जाता है। तो यहां से अगर हम म्यू -1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो y की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी, y की वैल्यू यहां रख दो, तो म्यू -1 इंटू में t बनेगा इज इक्वल टू में d लिखेंगे डिवाइडेड बाई में कैपिटल D। एक काम करते हैं y की वैल्यू रख देते तो 30 कैपिटल D लैम्डा डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा स्मॉल d बनेगा, ऐसा बना।
स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, ये 30 लैम्डा के बराबर आ जाएगा ये वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर के छोड़ देते हैं, जरूरत लगेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। कह रहे हैं सीट की मोटाई क्या होगी यदि एक पथ में रखने पर केंद्र 20वीं पर पहुंच जाए इस बार। तो मान लेते हैं मोटाई टी डैश है, मोटाई क्या है टी डैश है, तो बताओ पथांतर क्या होगा। तो म्यू तो बदल नहीं रहा, म्यू -1 इंटू टी डैश इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, स्मॉल डी इंटू में 20वीं के लिए क्या लिखेंगे 20 इंटू डी लैम्डा बटा क्या लिखा जाएगा डी लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और यहां पर ध्यान रखेंगे स्मॉल डी लिखा जाता है, वाई बटा कैपिटल डी लिखते हैं ना, तो 20 इंटू डी लैम्डा बटा डी लिखो, तो ये किसके बराबर आएगा 20 लैम्डा के बराबर निकल के आ जाएगा। सही है। यहां से पहले इक्वेशन, यहां से दूसरी इक्वेशन, दोनों को क्या करवा दो डिवाइड करवा दो। दूसरी ये है, पहली ये है, तो वहां से म्यू माइनस वन कैंसिल हो गए, तो वहां बचेगा टी डिवाइडेड बाई में टी डैश इज इक्वल टू, उधर बचेगा 30 इधर बचेगा 20, तो इसे लिख सकते हैं 3/2। अब एक काम करते हैं टी डैश निकाल लेते हैं, तो टी डैश निकाल लेंगे तो 2t डिवाइडेड बाई में 3 ही तो बनेगा, तो 2/3 अलग कर दो। टी पहले जो दिया गया था वो कितना था, तो वो था 4.8, अच्छे से लिखो 4.8 इज इक्वल टू 3 से काट दो, एक बार में 6 बार में 16 दूना 32, इतना मिलीमीटर आ जाएगा निकल के। देखो निकल के आ रहा है। तो पहले इस तरह से सॉल्व करना था, बाद में इस तरह से सॉल्व करना था, तो अगला टाइप होता है। इस क्लास में सारे टाइप कवर किए गए हैं, तो हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे और उन टाइप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। अगला, एक स्लिट की चौड़ाई दे रखी है, सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्घ्य दे रखी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यहां से शुरू हो रहा विवर्तन। व्यतिकरण की हो गए 10 क्वेश्चन। अब विवर्तन, विवर्तन में क्या है, स्लिट की चौड़ाई दे रखी, तो वो तो ए होती थी, कितना दिया गया 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये हो गया। तरंग दैर्घ्य जो प्रयोग की जाती है लैम्डा, वो कितना दिया गया है 2 इंटू 10⁻2 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फैलाव बताओ, तो हम जानते हैं लैम्डा बाई ए होता है एक तरफ का, तो 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, ये 2 थीटा की वैल्यू होती है। सॉल्व कर दो, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई में ए कितना आएगा 4 इंटू 10⁻2। ये देखो कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा 2, ये 1 निकल के आएगा, रेडियन निकल के आई, और 1 रेडियन को बदलेंगे तो 180 डिग्री बाई पाई से बदल दिया जाएगा। सॉल्व कर देंगे, क्या निकल के आएगा 180 डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा 3.14, 3 6 18, लगभग में 60 डिग्री के करीब निकल के आ जाएगा। तो जब भी कभी इसमें वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान रखना ये वैल्यू किस में होगी, रेडियन में होती है, और इसको रेडियन से बदलना हो डिग्री के अंदर, रेडियन से अगर डिग्री में बदलना हो तो क्लास 10th में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करा दो 180 बाई पाई से, ठीक है, बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पर्दे को पतली स्लिट से 2 सेंटीमीटर दूर रखा गया, ठीक है, तो ये कैपिटल डी हो गया, कितनी दूर पर 2 मीटर की दूरी पर रखा गया। स्लिट चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब स्मॉल ए चाहिए इनको, स्मॉल डी स्मॉल ए जो भी बोलना चाहो बोल लो। प्रथम अदीप्त केंद्रीय दीप्त के दोनों ओर 5 मिलीमीटर है, इसको समझो, यहां पर ये प्रथम होता है, ये ऐसा, इधर दोनों तरफ दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर बनता है, तो 5 इधर 5 इधर, तो यहां से यहां कितना हो गया, ये 10 बन गया। और अगर ये 10 बन जाएगा तो इस केस में क्या लिख सकते, 10 mm है, तो 10 mm हो गया। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई दे रखी है, लैम्डा दे रखा, कह रहा तरंगे स्लिट पर आपतित होती हैं, तो बता दो, बिल्कुल बताओ। रेखीय चौड़ाई क्या थी, रेखीय चौड़ाई बराबर, यहां देखो ए साइन या साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता था, लैम्डा बाई ए के पहले के लिए। साइन थीटा को टैन थीटा लिखते थे तो वाई बटा कैपिटल डी लिखते थे, और ये आता था लैम्डा बटा ए, तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई में ए बनेगा एक तरफ का, तो 2 से मल्टीप्लाई करा के लिख दो, तो 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा, बनेगा। तो रेखीय चौड़ाई तो दे रखी कितनी 10 मिलीमीटर है, तो यहां पर -3 से बदल लो। 2 इंटू डी, पर्दा कहां रखा गया है 2 मीटर की दूरी पर, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, तो देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखो ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, इसको नीचे से ऊपर भेजो
तो 10 टू द पावर ऑफ +3 बन जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 बनेगा, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, -3 को हटा दो तो क्या बन जाएगा, मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब कोणीय स्थिति बतानी हो तो उसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये विवर्तन का टाइप फर्स्ट हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा पूछना होगा, रेखीय चौड़ाई पूछनी होगी, तो ये टाइप 2 हो गया। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी सारे टाइप हमें आने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इतने सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की एक समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर आपतित होती है और परिणामी विवर्तन प्रतिरूप को 1.2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की पर्दे के केंद्र से दूरी 3 है। समझ आया? प्रथम निम्नलिखित की, अगर ऐसा पर्दा है, यहां पर O है, तो ये ऐसा बनेगा पहला। तो ये देखो, ये पहला निम्नलिखित है, इसकी दूरी कह रहे हैं 3 मिलीमीटर है। तो कह रहे हैं झिर्री की कोणीय चौड़ाई बता दो, झिर्री की चौड़ाई बताओ, मतलब स्मॉल a चाहिए, तो निकाल लो। साइन थीटा कितनी दूरी पर मिल रहा, 3 मिलीमीटर पर मिल रहा, तो हम जानते हैं y बटा कैपिटल D साइन थीटा हो गया। ये किसके बराबर होता है, तो ये लैम्डा बाई a के बराबर होता है। अभी देखो, यहां देखा, ये देखो, साइन थीटा लैम्डा बाई a के बराबर, साइन थीटा को टैन थीटा लिख लेते हैं, ऐसा निकल आएगा। तो d लैम्डा बाई a बनेगा। तो यहां से लिखेंगे y की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं, d लैम्डा बाई a। बताना क्या है, ऐसा दिया गया, झिर्री की चौड़ाई बतानी, तो ये निकाल लो यहां से। a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में y। बोलो d क्या है, तो 1.2 है। तरंग दैर्घ्य जो आकर के गिर रही है वो 600 नैनोमीटर है, -9 डिवाइडेड बाई में y कितना दिया गया है, 3 मिलीमीटर। तो 3 गुणा 10 की घात -3, इससे इसको काट दो तो यहां बन जाएगा -6। ठीक है, और इसका पॉइंट यहां से हटा दो तो यहां बन जाएगा 30, और 30 ये 20 बन जाएगा, और 12 दूना 24 बन जाएगा, ऐसा बनेगा, और 10 की घात -6 बनेगा। सॉल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा, 1 मिनट, 0.24 गुणा 10 की घात -3, तो 0.24 मिलीमीटर बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर लिखना चाहो तो ये 2.4 गुणा 10 की घात -3 करके भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, अदरवाइज ये बेटर तरीका है लिखने का। आई थिंक समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन दिया गया, चौड़ाई a की एक पतली झिर्री 0.5 मीटर फोकस दूरी के लेंस के सामने स्थित है। ठीक है, तो यहां पर लेंस का हम प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी दे रखी है। फोकस लेंस की फोकस दूरी याद आया होगा कुछ, 0.5 मीटर है, के सामने स्थित है। इसे 5890 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से अभिलंबवत प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखित के बीच का अंतराल 2 है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये वाला यही तो है, दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच का जो अंतराल है वो 2 मिलीमीटर है। तो यहां से यहां का अंतराल कितने का, 2 मिलीमीटर का अंतराल है। तो ये कोणीय रेखीय चौड़ाई नहीं दे रही केंद्रीय उच्चिष्ट की, झिर्री की चौड़ाई बताओ। अरे बता दो क्या दिक्कत है, यहां पर फार्मूला भी देखो, देखा ये फार्मूला है, बस फार्मूले में एक दिक्कत ये आ गई कि जब भी कभी हम ऐसा यूज कर रहे होंगे फोकसन लेंस, तो डी की जगह पर एफ लिखेंगे, तो लैम्डा एफ डिवाइडेड बाई ए बनेगा। क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एफ डिवाइडेड बाई में ये बनेगा। एक तरफ का दोनों तरफ के लिए 2 लगाओ, ये किसके बराबर होगा, 2 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसे। तो लैम्डा दिया है, हाँ दिया गया है। बताना क्या, झिर्री की चौड़ाई, तो ये निकाल लो यहां से। ए बराबर निकल के आएगा 2 इंटू लैम्डा 5890 -4 क्यों, -10। तो ये लैम्डा हो गया। फोकस दूरी कितनी है, 0.5 मीटर है, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। सॉल्व कर लेना, निकल के आ जाएगा 0.2945 मिलीमीटर। बस ये बताना था, थियरी में कवर किया था कि अगर फोकसन लेंस की फोकस दूरी दी गई हो तो उस केस में जो कोणीय चौड़ाई लिखी जाती 2 लैम्डा एफ बाई ए लिखी जाती है, और अगर नहीं दी गई हो, कोणीय जो दी गई हो, तो लैम्डा बाई ए लिखते हैं एक तरफ का, तो 2 लैम्डा बाई ए लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, ये मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को मिलाया गया है। अगर बोर्ड का पैटर्न देखें तो बोर्ड अब क्या कर रहा है, 2 अलग अलग टॉपिक को मिला रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 2 झिर्रियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं, तो 2 झिल्लियां के बीच की दूरी क्या लिखी जाती है, स्मॉल डी लिखी जाती है। तो स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर -3 मीटर, और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है।
फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब इतने तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग किया जाता है? तो सीधे सीधे लिखो लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁻9 बनेगा 9 7 दोनों मीटर। पहले फ्रिंज अंतराल ज्ञात करते। फ्रिंज अंतराल का मतलब फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहे हैं तो डी लैम्डा बटा डी होती है, याद होगा। तो यहीं तक पढ़ा गया सिर्फ क्वेश्चन, आगे विवर्तन शुरू हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले व्यतिकरण करवा लेते हैं। डी क्या है 1, लैम्डा कितना है तो 5 × 10⁻⁻7 और डी क्या दिया गया है स्मॉल डी, तो वो दिया गया है -3। तो ये लिखेंगे 5 × 10⁻⁴, इसका मतलब 0.5 मिलीमीटर इसे हम लिख सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, ये मिलीमीटर है। फिर अगला कह रहे हैं यदि एक झर्री बंद कर दी जाए, बहुत अच्छा, बंद कर दो। एक झर्री को जो बंद कर देंगे तो एक झर्री बचेगी तो वो विवर्तन दिखाएगी ना। तो दूसरी झिर्री की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कि एकल झिर्री पैटर्न के केंद्रीय उचिष्ठ के भीतर द्विझिर्री के पैटर्न के 10 उचिष्ठ प्राप्त हो जाएं। 10 उचिष्ठ का मतलब 10 बीटा। ये किसके बराबर लिखा जा सकता है? तो 10 बीटा दूरी होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि झिर्री की चौड़ाई बताओ जिससे एकल झिर्री पैटर्न के केंद्रीय उचिष्ठ के भीतर, केंद्रीय उचिष्ठ जो बनता है कुछ ऐसा ही तो बनता है केंद्रीय उचिष्ठ, कह रहे हैं इसके भीतर क्या हो जाए, केंद्रीय उचिष्ठ होता कितना वैसे, तो कह रहे हैं 10 उचिष्ठ प्राप्त हो सके। तो 10 उचिष्ठ ये हो गए और इसकी चौड़ाई क्या लिखी जाती है बताओ, 2d लैम्डा बटा स्मॉल डी लिखी जाती है। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी यहां नहीं ए लिखते हैं क्योंकि विवर्तन में हम इसे ए लिखते हैं, या डी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करते हैं इसे, तो निकालना हमें क्या है, स्मॉल ए चाहिए, निकाल लो। 10 × में बीटा, बीटा कितना आया है 5 × 10⁻⁴, सही है, 5 × 10⁻⁴ बनेगा। और डिवाइडेड बाय में यहां पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिया है इसे, यहां बनेगा 2 × d, d दिया गया है 1, लैम्डा दिया गया है 5 × 10⁻⁻7, डिवाइडेड बाय में बनेगा 10 × में बीटा, बीटा बन जाएगा 5 × 10⁻⁴। सॉल्व कर दो इसे, यहां 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा और इसे देखो ये 4 है, ये 3 करवा देगा, 3 यहां जाएंगे तो ये -4 बनेगा, देखो 0.2 मिलीमीटर निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो यहां पर विवर्तन भी हो रहा है, व्यतिकरण भी हो रहा है, दोनों को कंबाइन करवा दिया गया है। स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम होती है, ये क्या हो रहा है, स्पेशल टाइप प्रॉब्लम्स। जब भी स्पेशल टाइप प्रॉब्लम के साथ डील करना होगा तो मिला करके पूछा जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, यहां पर ध्रुवण के सवाल शुरू हो रहे हैं। वैसे ध्रुवण के सवाल सिलेबस में उतने ज्यादा तो नहीं है, यहां से ध्रुवण शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन हमें लगाना आना चाहिए। जैसे ब्रूस्टर का नियम पढ़ाया था, उसमें ध्रुवण कोण संबंध बताया था, तो वहां था म्यू = क्या लिखते थे, tan IP लिखते थे, जहां IP ध्रुवण कोण होता था। तो उन्होंने म्यू पूछा है तो क्या बताओगे, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 होती। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या है, लिखना चाहो तो लिख लो, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम, माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। अगला है अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। तो ऐसे समझ लो ना, यहां पर प्रकाश गिर रहा है, किस कोण पर गिर रहा है, IP पर गिर रहा है, जा किधर की तरफ रहा, R पर जा रहा है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है म्यू। स्नेल का नियम लगा लो, डायरेक्ट R निकल आएगा। क्या लिखेंगे, तो IP हमारे पास 60 दिया ही गया है, तो sin 60 इंटू में मान लेते हैं वो वायु है, और यहां पर लिखेंगे sin R इंटू में उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना, √3 दिया गया है। ठीक है, sin 60 होता है √3/2 = में sin R लिखा जाएगा, इंटू में √3 लिखेंगे, दोनों को काट दो, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री निकल के आएगी, क्योंकि sin R बराबर आधा निकल के आएगा, तो R की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे। अगला है, एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 क्रासित पोलराइड रखे जाते हैं, इनमें से एक को 30 डिग्री घुमा देने पर आपतित आध्रुवित प्रकाश को कितने प्रतिशत पारगमित करेगा। तो समझो, इधर मान लेते हैं ये पहला पोलराइड रखा गया है कुछ इस तरह से, ऐसा, ये इसकी अक्ष है, और इसके सामने एक दूसरा पोलराइड रखा गया है कुछ इस तरह से, ये दूसरा पोलराइड रखा गया है, ये इस तरह का, दोनों की अक्षें समान है। अब इधर से प्रकाश चलता है, तो प्रकाश जो चलेगा वो कैसा प्रकाश होगा,
आध्रुवित प्रकाश होगा, आध्रुवित प्रकाश चल रहा है, आध्रुवित प्रकाश चल रहा है। तो इसमें जो कंपन होते हैं आई थिंक पता होगा, वैसे बना देते हैं जैसे पढ़ा था हम लोगों ने। ये होते हैं डॉट वाले और इनके साथ ये क्रॉस चलता है, डॉट और क्रॉस चलता है। तो इनकी अगर अच्छे इस तरह से हैं, इस तरह से इसके अंदर अच्छी बनी है, तो इधर जो निकलेंगे वो क्रॉस वाले, डॉट वाले नहीं होकर के क्रॉस वाले ये निकलेंगे, इस तरह से ये निकलेंगे। तो अगर इसकी तीव्रता आई लिखी जाती तो ये आधे निकल रहे, तो आई नॉट लिखे जाएंगे, डॉट वाले खत्म हो गए। कह रहे इनमें से एक को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो अगर 30 डिग्री घुमा देंगे, देखो बाहर तो कोई नहीं जा रहा होगा जब दोनों एक दूसरे के क्रॉस रखे गए होंगे, तो जब एक को घुमा दिया जाएगा 30 डिग्री के साथ, तो इसको घुमाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि यहां से घुमाया जाएगा, ये हमारे पास अच्छे कुछ ऐसा दिया गया, इसको 30 डिग्री घुमाया जाएगा, इधर 30 डिग्री घुमा दिया गया, तो ध्रुवण के साथ में कितने का कोण बनेगा, वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के साथ 60 का कोण बनेगा। हमें यही रखना होता है, तो मैलस का नियम लगाना चाहे तो लगा लेते हैं। क्या लिखा जाता है यहां पर, मान लेते हैं क्या है वो I2 है, ठीक है I2 है। तो अगर I2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I नॉट, और ये I नॉट क्या लिखा जाएगा, इनको ऐसा लिखते, देखो एक बात दोबारा से, इसे हम I नॉट लिख देते हैं तो ये उसका आधा लिखा जाएगा, और यहां पर I2 जब लिखेंगे तो I नॉट बटा 2 लिखा जाएगा, और यहां पर क्या लिखते थे याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 60 लिखते थे, तो ये बन जाएगा I नॉट बटा 2, कॉस स्क्वायर 60 लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं इसे 1/4 लिखा जाएगा, 1 मिनट 1/4 लिखा जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं I नॉट बाई 8 लिखा जाएगा। होगा ऐसा? तो कितने प्रतिशत प्रकाश को ये पारगमित करेगा वो वैल्यू निकाल लो। इधर क्या लिखेंगे, परसेंटेज ट्रांसमिटेड लाइट इज इक्वल टू लिखी जाएगी, कितना प्रकाश गया I नॉट बटा 8, आया कितना था I नॉट निकल के आया था, इनटू में क्या लिखेंगे 100, तो ये बताओ क्या निकल के आएगा 1/8 इंटू 100 लिखा जाएगा। इसे आधा कर दो तो ये बन जाएगा 50/4, तो 25/2 बनेगा, और 25/2 12.5 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम चाहे वो ध्रुवण के क्वेश्चन हो, चाहे वो विवर्तन के क्वेश्चन हो, व्यतिकरण के क्वेश्चन हो, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्रुवण के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि जिन नियमों के आधार पर उन्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए था उनको हटा दिया, ब्रूस्टर का नियम और मैलस का नियम याद रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा तो उन्हीं के ऊपर बनेगा। जब कोई आपतित प्रकाश जिसकी आवृत्ति I नॉट होती किसी पोलराइड से पास करता तो उसकी आवृत्ति I नॉट बाई 2 हो जाती, क्योंकि या तो ये डॉट को जाने देगा या तो ऊपर जो तीर को जाने देगा, तो तीर जाएंगे तो भी 50% और डॉट जाएंगे तो भी 50%, तो I नॉट बाई 2 हो जाती है। बाकी का बचा हुआ उसके लिए मैलस का नियम लगा सकते हैं और इजिली सॉल्व कर सकते हैं अननोन वैल्यू के लिए। तीव्रता निकल आएगी, उसके बाद जो भी निकालना होगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगली क्लास में जब हम लोग बात करेंगे इस क्लास के बाद, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और फोटान का हम लोग प्रारंभिक ज्ञान लेंगे कि फोटान क्या होता है, उसके साथ कैसी ऊर्जा एसोसिएट करती है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।